ये आपके पास इक्विलिब्रियम आ गया जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई आपकी इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने डिफरेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं जैसे हमने पहले डिस्कस किए थे कि अगर आप सपोज 100 आपके पास प्राइस लेवल आ जाता है, इस 100 के ऊपर आपके पास फिर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट कितना आ जाता है, 510 आ जाता है। ठीक है। अगर प्राइस आपकी 92 है तो सप्लाई आपकी एग्रीगेट सप्लाई कम होगी। सॉरी। तो इन्होंने ए से यहाँ पे लेबल किया और इसको आउटपुट जब आपने फाइंड आउट जीडीपी लेवल देखा तो 502 है। और अगर आप डिमांड पे देखेंगे कि डिमांड 20 लेवलिंग की थी इन्होंने 92 के अगेंस्ट, प्राइस 92 के अगेंस्ट होगा, वो आपके पास आ गया 512 विच शोज डिसइक्विलिब्रियम क्योंकि एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है 92 प्राइस के अगेंस्ट और एग्रीगेट सप्लाई कम। अच्छा, यहाँ से अब ये पूरा बेसिकली बैकग्राउंड था आपके पास और ये आप माइक्रो में कर भी चुके हैं एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई कर्व को। अब हम इन कर्व्स को यूज करके डिमांड पुल इन्फ्लेशन और सप्लाई पुश इन्फ्लेशन, सॉरी, कॉस्ट पुल कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन एंड डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ये दो कॉन्सेप्ट हैं इनको हम देखेंगे। देखिए 10.7 में अगर आप पैनल ए में देखें तो यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हुई है। अब ये टाइटल में भी आपको ये 10.7 हम देख रहे हैं कि टाइटल में दिया हुआ भी है इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड दैट कॉजेज डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ठीक है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि दो तरह से इन्फ्लेशन हो सकता है, एक डिमांड पुल इन्फ्लेशन और दूसरा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो अभी हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन को देखें फिर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को देखेंगे। डिमांड पुल का मतलब यह है कि डिमांड नाम से ही जाएगा कि एग्रीगेट डिमांड आपकी इंक्रीज हो गई। एग्रीगेट डिमांड आपकी AD1 से इंक्रीज होकर AD2 पे आ गई है। अच्छा, एग्रीगेट डिमांड को वो तमाम फैक्टर्स कॉज कर सकते हैं जिनको आप प्रीवियसली देख चुके हैं। अगर आप मेन ब्रॉडली कैटेगराइज करें तो 3 फैक्टर्स आते हैं, change in consumer expenditures, investment expenditures, government expenditures and net exports। उनके पास उनके फिर सब हेड्स भी उन्होंने दिए हुए थे। ठीक है ना। तो अगर वो उन सब हेड में से या मैन हेड में से कोई भी चेंज होगा, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे कहते हैं कि कंज्यूमर जो है उनकी डिमांड जो है वो बढ़ गई, तो एग्रीगेट डिमांड लेवल जो है वो इंक्रीज हो गया 81 से 82, या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ गया तो एग्रीगेट डिमांड आपकी इंक्रीज। एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होने से क्या हुआ, अभी देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग चीज आपके पास सिचुएशन आएगी। एग्रीगेट सप्लाई कर्व तो आपका स्टेबल है, लेकिन एग्रीगेट डिमांड कर्व बढ़ने की वजह से, शिफ्ट होने की वजह से आपका न्यू इक्विलिब्रियम जो होगा वो इस पॉइंट पे टेक प्लेस करेगा, विच शोज P2 in terms of price P2 and in terms of quantity Q1। ठीक है। सर ये एएस का कर्व क्या चीज बता रहा है सर, एएस? एग्रीगेट सप्लाई, अच्छा 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 अच्छा। सप्लाई तो था हमने माइक्रो में पढ़ा था। अब ए जो है वो एग्रीगेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से डी डिमांड डिमांड है और ए जो है वो एग्रीगेट है, टोटल डिमांड कंट्री लेवल पे हम डिस्कस कर रहे हैं ना माइक्रो में। ठीक है। तो ये A B1 से डिमांड इंक्रीज होगी 82, गवर्नमेंट पॉलिसीज की वजह से या प्राइवेट सेक्टर की वजह से, कोई भी फैक्टर हो सकता है। अब इससे हो ही रहा है कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट आपका इंक्रीज हो गया, आप देखें Q1 पे आ गए और इसी तरह से प्राइस भी इंक्रीज हो गए। अब इसके दो इम्पैक्ट आ रहे हैं। एक इम्पैक्ट तो ये है कि आपका शॉर्ट रन में लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ गया, और लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ने का मतलब ये कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है, और नुकसान इसका ये हुआ है कि प्राइस लेवल जो है वो भी इंक्रीज हो गए। ठीक है। तो एक एक नेगेटिव इम्पैक्ट है कि आपका प्राइस लेवल इंक्रीज हो गया, और पॉजिटिव इम्पैक्ट ये है कि आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट लेवल इकोनॉमी में इंक्रीज हो गया। ठीक है। अगर इकोनॉमी के अंदर कैपेसिटी मौजूद है, एक्सेस यानी कि, तो ये एग्रीगेट सप्लाई का जो होगा वो फ्लैटर होगा, और उस सूरत में प्राइसेस कम चेंज होंगी और आउटपुट लेवल ज़्यादा चेंज होगा। ठीक है। यानी कि अगर एग्रीगेट डिमांड को स्टिमुलेट करें, जैसे पाकिस्तान की इकॉनमी है, डेवलपिंग कंट्रीज की इकॉनमी है, जहाँ पे कैपेसिटी मौजूद है कि आप जो है आउटपुट ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं, कंज्यूमर्स आपके पास बेतहाशा है, और वो आप जो भी गुड प्रोड्यूस करेंगे उसकी कंजम्पशन आपके पास निकल आएगी। आपको मार्केटिंग का ऐसा इतना बड़ा इशू, मार्केट ना होने का इशू यहाँ पे अवेलेबल है नहीं है।
तो अगर आप ऐसी सूरत में एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज के थ्रू, तो प्राइस लेवल आपका थोड़ा सा बढ़ेगा, लेकिन आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट लेवल उससे कहीं ज़्यादा बढ़ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे ये ऐड कर दूं कि जो IMF है उसकी पॉलिसीज जो है पाकिस्तान में है वो ये है कि वो ये कहती है कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स मिनिमाइज होने चाहिए, ठीक है, टैक्सेस को ज़्यादा होना चाहिए, और ये तमाम फैक्टर्स की वजह से क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ने की बजाय कम होगी। जब एग्रीगेट डिमांड कम होगी तो उसकी वजह से पेमेंट लेवल और आउटपुट लेवल भी कम होगा। यही हमने उस वाले मॉडल में भी देखा था, केंद्रीय मॉडल में, जहाँ पे हमने एग्रीगेट डिमांड एक्सपेंडिचर फंक्शन को 45 डिग्री लाइन के ऊपर सुपर इम्पोज करके देखा था कि मल्टीप्लाई टाइम्स आपका आउटपुट लेवल जो होता है वो रिड्यूस होता है अगर आप सॉरी एग्रीगेट डिमांड कम करते हैं। दूसरा आपके पास जो इसका इम्पैक्ट है एग्रीगेट डिमांड का वो आ रहा सर है, सॉरी जी, सर वो पहली वाली डायग्राम में जो Q2 है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? Q2 वाला पॉइंट जो है, ब्लैक पॉइंट जो है पहली वाली डायग्राम में, इसमें जो Q1 वाला पॉइंट, Q2 सॉरी, ब्लैक जो पॉइंट है वो क्या शो कर रहा है? Q2 ये शो कर रहा है कि अगर आपके पास एग्रीगेट सप्लाई बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होती तो उस वक्त में आप Q2 पे आ जाते हैं आप, जो परफेक्ट प्योर कंपटीशन वाली मार्केट नहीं थी जिसमें एग्रीगेट सप्लाई का बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होता था। याद नहीं आ रहा सर। अच्छा, अगर ये आपका एग्रीगेट सप्लाई कब हो जाए हॉरिजॉन्टल, P1 के अगेंस्ट हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाए तो फिर क्या होगा, ये देखिए मैं व्हाइट बोर्ड बना के दिखा देता हूँ आपको, या एक पेंट ब्रश में दिखा देता हूँ, ठीक है। ठीक है सर। अगर आपके पास ये एग्रीगेट सप्लाई का ये होता फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो उस सूरत में आपके पास आउटपुट Q2 आ जाता है। एक बात तो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा आपको ये भी बता रहे हैं कि हम ये बता रहे हैं कि एग्रीगेट डिमांड कितनी इंक्रीज हुई है। तो एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज को आप दिखाते हैं हॉरिजॉन्टली, आप बताएंगे कि जी QF से एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होकर Q2 हो गई थी, इतनी ज़्यादा एग्रीगेट डिमांड बढ़ी थी, लेकिन क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई का पॉजिटिव स्लोप था तो इस वजह से यहाँ पे आपकी इतनी आउटपुट नहीं बढ़ी, बल्कि आउटपुट आपकी कितनी बढ़ी है, सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंट तक बढ़ी है, क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड के इंटरसेक्शन से जो है वो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट आपके पास आता है। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि अगर एग्रीगेट सप्लाई का अगर आपका ये होता तो आपका आउटपुट लेवल ये हो जाता, या अगर एग्रीगेट सप्लाई का तो इसके बीच में कहीं पे होता। जैसे मैंने पाकिस्तान का जो केस आपको बताने की कोशिश की उसमें यही है ना, जो पाकिस्तान के केस सर में, ठीक है, पाकिस्तान के केस में आपके पास ये कब जो होगा ये फ्लैटर होगा, यानी कि आपकी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा कैपेसिटी मौजूद है आउटपुट बढ़ाने की, ठीक है। तो उस सूरत में अगर आपके पास ये केस हो, अब क्या हो रहा है आपके पास, अब आप देखें कि आपका जो आउटपुट लेवल है वो बढ़ के यहाँ पहुँच गया, आउटपुट लेवल जो है वो डिमांड सप्लाई के इंटरसेक्शन से होता है ना, लेकिन आउटपुट लेवल आपका ये Q2 के करीब पहुँच गया है, और प्राइस जो है वो उसके मुकाबले में P2 के मुकाबले में कम बढ़े और P1 से थोड़े से ज़्यादा हुए हैं। आ रही बात समझे? तो ये डिफरेंट शेप्स हैं आपके पास एग्रीगेट सप्लाई का, जो ये शो कर रही है कि आपके पास कितनी कैपेसिटी है। जितनी ज़्यादा आपके पास कैपेसिटी होगी आउटपुट बढ़ाने की, ये कर्व उतनी ज़्यादा फ्लैटर होगा, और ये कर्व आहिस्ता आहिस्ता स्टीपर हो जाएगा, जब बिल्कुल स्टीपर हो जाएगा, ठीक है, जैसे हमने लॉन्ग रन में देखा था, तो वो उस सूरत में हो जाएगा कि आपके पास ये कैपेसिटी है ही नहीं कि आप आउटपुट को इंक्रीज कर सकते हैं, आप वैसी फुल कैपेसिटी पे मौजूद है।
इसी वजह से तो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं जैसे कनाडा हो गया या ऑस्ट्रेलिया हो गया, उनके साथ इशू क्या है, वो इमिग्रेंट्स आपको क्यों बुला रहे हैं, उसकी बहुत बड़ी वजह ये भी है कि उनके पास रिसोर्सेज तो है, लेबर नहीं है ना। तो वो फुल एम्प्लॉयमेंट पे पहुंच चुके हैं, अब उनको अगर अपनी आउटपुट को इंक्रीज करना है तो उनको लेबर चाहिए, उनको कंज्यूमर्स चाहिए, तो इसी वजह से तो वो आपको इमिग्रेशन दे रहा है। अच्छा, और दूसरी ये कि उनके पास रिसोर्सेज हैं, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज हैं, तो लोग जा भी रहे हैं। और ठीक है सर, थर्ड, थैंक यू। जी आगे चले, ये पॉइंट क्लियर हो गया। जी जी बिल्कुल सर, बहुत अच्छा। अच्छा, अब अगर हम इसी में देखें यहाँ पे दूसरा जो, अच्छा यहाँ पे कट गया, थोड़ा सा वापस जाना पड़ेगा। अच्छा, ये 10.8 में आ जाए और ये शो कर रहा है कि अगर आपके पास एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी तो उसकी वजह से आपके पास क्या होगा, रिसेशन हो जाएगा। रिसेशन यानी कि वही वाला केस अगर आप ध्यान में लाएं जो भी हमने थोड़ी देर पहले 45 डिग्री लाइन के साथ किया था, कि अगर आपके पास फुल एम्प्लॉयमेंट से अगर आपकी एग्रीगेट डिमांड कम हो गई है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, बेसिकली वहाँ पे तो हमने प्राइस को डिस्कस नहीं किया था, यहाँ पे हम प्राइस को भी डिस्कस कर रहे हैं कि अगर आपकी एग्रीगेट डिमांड कम हो रही है तो उसकी वजह से आप ये देखें कि इसी एग्रीगेट सप्लाई ग्राफ पे आप यहाँ सी ए से मूव करके आप सी पर आ गए, और उसकी वजह से आपका लेवल ऑफ आउटपुट जो है वो भी डिक्रीज हो रहा है, और साथ साथ आपके पास प्राइस लेवल जो है वो भी डिक्रीज हो रहा है। और ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं कि यहाँ पे रिसेशन हो गया इकोनॉमी के अंदर, जब आपके पास प्राइस लेवल जो है वो डिक्रीज हो रहे होते हैं आउटपुट के साथ साथ। अच्छा, अब हम आते हैं दूसरा, एक तो इन्फ्लेशन का यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ गया, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, है ना, जो इस वजह से हो रहा है कि आपके पास एग्रीगेट डिमांड जो है वो बढ़ रही है, और उसकी वजह से आपके पास प्राइस लेवल बढ़ रहे हैं, और पाकिस्तान में ऐसा नहीं है अनफॉर्चुनेटली। पाकिस्तान में एग्रीगेट डिमांड तो जाहिर सी बात है थोड़ी बहुत बढ़ रही है, लेकिन जो आपके पास प्राइजेस जो इंक्रीज हो रहे हैं, इन्फ्लेशन जो हो रहा है, उसमें इसका रोल कम है एग्रीगेट डिमांड का, और अदर फैक्टर्स का रोल बहुत ज़्यादा है। अब वो अदर फैक्टर्स क्या हो सकते हैं उनको देखते हैं। ये देखिए, ये आपके पास है 10.9 आपके साथ शेयर हुई होगी, ठीक है। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में ये हो रहा है कि डिमांड, एग्रीगेट डिमांड तो स्टेबल है, लेकिन एग्रीगेट सप्लाई जो है वो कम हो गई है। एग्रीगेट सप्लाई क्यों कम हो सकती है, अच्छा उसको बाद में देखते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई क्यों कम हो सकती है। बात यहाँ पे ये हो रहा है कि इनिशियली आप 1.1 किलो थे, और यहाँ पे आपके पास आउटपुट लेवल था Q1 और प्राइस लेवल था आपके पास P1। जब एग्रीगेट सप्लाई आपकी डिक्रीज हुई तो उसकी वजह से आप एट पॉइंट बी आपके इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया, क्योंकि यहाँ पे डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और आउटपुट प्राइस लेवल आपके पास इंक्रीज होकर P2 पे आ गए हैं आप, जबकि आउटपुट लेवल जो है वो आपके पास डिक्रीज हो गया, ठीक है। अच्छा, आउटपुट के डिक्रीज होने की वजह जो है वो एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट है पूरी इकोनॉमी पे, क्योंकि जब आउटपुट लेवल आपका डिक्रीज होगा तो इसका मतलब है कि एम्प्लॉयमेंट लेवल भी आपका डिक्रीज होगा, और प्राइस यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। तो डिमांड पुल और कॉस्ट पुश दोनों में जो इशू है वो ये है कि दोनों में प्राइस तो बढ़ रहे होते हैं, लेकिन डिमांड पुल के अंदर आपके पास एग्रीगेट डिमांड बढ़ने की वजह से आउटपुट लेवल बढ़ रहा होता है, जबकि कॉस्ट पुश में बेसिकली ये हो रहा है कि प्राइस तो बढ़ रहा है, लेकिन क्योंकि सप्लाई कम हो रही है, इस वजह से आउटपुट लेवल जो है वो भी कम हो रहा है, और उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वो भी कम हो रहा है। अब पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली यही केस है कि जब आपके पास प्राइसेस बढ़ रहा है, माफियाज जो बढ़ा रही हैं, और ऑब्वियसली प्राइस का कंट्रोल किसी पे भी नहीं है ना, तो वो अपनी वजह से प्राइस बढ़ा रही है। उसके उस फैक्टर के अलावा अगर आप ये देखें तो आपकी करेंसी की जो डीवैल्यू हुई है, और उसकी वजह से आपके पास जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी इंक्रीज हुई है, तो इसकी वजह से आपके पास एग्रीगेट सप्लाई का जो है वो बैकवर्ड शिफ्ट हुआ है, ठीक है। और ये फैक्टर्स जो है वो आपके, यानी कि अगर आप सप्लाई साइड फैक्टर्स को देखें तो उसमें पता चलेगा कि एक्सचेंज रेट आपके पास कम हुआ है, इनपुट के प्राइसेस जो है वो आपके पास इंक्रीज हो गए हैं, और ये तमाम फैक्टर्स हैं बेसिकली कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को लेके चल रहे हैं। तो ये बेसिकली समझाना था आपको कि एक होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, सिर्फ इन जगह इन्फ्लेशन है, प्राइस बढ़ रहा है नहीं, हमें आइडेंटिफाई करना है कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन है या कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है। अगर डिमांड पुल इन्फ्लेशन है तो उसको भी मैनेज किया जा सकता है, और उसके उसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स दोनों होंगे। पॉजिटिव पॉइंट ये होगा कि उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट बढ़ रहा है, उसको आप मैनेज कर सकते हैं कि, है ना।
कि प्राइजेस जो है वो उसका इम्पैक्ट जो है वो पुअर कंज्यूमर्स के ऊपर कम जाए, ठीक है ना, वो डिफरेंट पॉलिसीज होंगी। और एक कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होगा, उसकी उसमें जो इन्फ्लेशन होगा उसमें आपके पास प्राइस लेवल उसमें भी इंक्रीज होगा, लेकिन उसमें आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट भी रिड्यूस होगी। और उसमें आपने ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये कौन से फैक्टर्स हैं कॉस्ट जो बढ़ा रहा है, यानी कि सप्लाई साइड को आप कंसिडर करना है। और फिर आपकी पॉलिसीज बिल्कुल डिफरेंट होती हैं कि उस कॉस्ट को या सप्लाई साइड जो पॉलिसीज हैं उनको आप किस तरह से रेक्टिफाई करें कि ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जो है वो मिनिमाइज हो सके। तो ये आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है डिमांड पुल एंड कॉस्ट पुश की।